एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मेरे पास एक फाइल है। इस फाइल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने डेटा स्टोर किया हुआ है। अब मुझे करना क्या है, इस फाइल को रीड करना है। लेकिन मुझे इस फाइल को इस तरह से रीड करना है कि इसमें जो मोबाइल नंबर है सिर्फ वो मेरे पास आना चाहिए। मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए। इमेजिन करो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डिटेल मुझे दिया हुआ है। अब इनको मुझे कोई एक मैसेज करना है, और मैसेज करने के लिए मुझे इन सबके मोबाइल नंबर चाहिए। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं फाइल ओपन करूं, मैन्युअली यहाँ से इसे कॉपी करूं, फिर पेस्ट करूं, फिर इसे कॉपी करूं, पेस्ट करूं, फिर इसे कॉपी करूं। तो सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये फाइल जितनी बड़ी होगी उतना टाइम आपका लगेगा। तो सर इसका कोई शॉर्ट तरीका इस काम को करने का, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू अब क्वेश्चन ये है कि जब आप फाइल को रीड करेंगे तो फाइल को या तो पूरा रीड करेंगे आप, या फिर ये बताएंगे कि कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं। आप फाइल में ये नहीं बता सकते कि मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर रीड करने हैं। हमारे रीड को क्या पता मोबाइल नंबर कैसे कहते हैं, है ना। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ऐसी चीजों को सर्च करने में हेल्प करता है जहां पर एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता वो चीज क्या होगी, लेकिन हमें उसका एक पैटर्न पता होगा कि वो पैटर्न क्या होगा जहां पर वो चीज रखी होगी। जैसे हमें मोबाइल नंबर क्या होगा एग्जैक्ट स्टूडेंट का ये तो नहीं पता, या किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर क्या होगा ये तो नहीं पता। लेकिन एक पैटर्न है कि इंडिया के अंदर मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, और उनमें हमारा पहला जो डिजिट है वो 6 7 8 9 होगा। आगे के 9 डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो इस पैटर्न पे अगर कुछ मिले फाइल में तो एक चांस है कि वो मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई किसी फाइल में बहुत सारा डेटा है, मुझे उसमें से सिर्फ ईमेल आईडी को सर्च करना है, तो अब ईमेल आईडी क्या होगी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ईमेल आईडी का क्या पता है, एक फॉर्मेट पता है, और उस फॉर्मेट पर हम चीजों को ढूंढ सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी में एक ऐट सिंबल होता है, बिना ऐट सिंबल के ईमेल आईडी हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब उस ऐट के पहले अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, डिजिट भी हो सकती है, कुछ स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो गया, या कुछ और भी हो गए। फिर ऐट के बाद अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ऐट के बाद एक डॉट जरूर होगा, .com, .org, .in। तो हमें एक पैटर्न पता है। इस पैटर्न पे अगर कहीं कुछ मिले तो उसे निकाल लाओ, माइट भी वो एक ईमेल आईडी होगी। ठीक है। तो जब हमें किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना हो और एग्जैक्ट हम जानते हैं वो क्या है, फिर तो बहुत आसान है। इफ लगाओ, इफ वैल्यू इज इक्वल टू जो भी आप सर्च करना चाहते थे ऐसे लिख दो। बट मुझे यही तो नहीं पता कि वो यही होगी। मुझे पैटर्न पता है कि 3 करेक्टर की होगी, और तीनों करेक्टर कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक टॉपिक दिया गया पढ़ने के लिए जिसका नाम होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जिसको शॉर्ट में रेजेक्स के नाम से भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पाइथन में ही नहीं, ये जावा में, .NET में, PHP में, ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिल जाता है। इवन हम जितना पढ़ रहे हैं पहली क्लास से लेके आज की क्लास तक या आगे तक पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ पाइथन के ही टॉपिक नहीं है। ये एक कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, जावा में, .NET में, PHP में। लैंग्वेज के बदलने से सिर्फ सिंटैक्स बदल रहा है कि क्या सिंटैक्स होता है जावा में वो अलग होगा, पाइथन में अलग होगा, कॉन्सेप्ट सब में एक ही है। पाइथन के अंदर हम पढ़ रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, क्यों पढ़ रहे हैं, एक पैटर्न पे कुछ मैच करना है। जावा में पढ़ोगे तो यही आंसर है, क्यों पढ़ रहे हो जावा के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन, यही वजह है।
PHP में क्यों पढ़ रहे हो, .NET में क्यों पढ़ रहे हो, यही वजह है, कोई और वजह ही नहीं। अलग क्या है, क्या लिखें, लाइब्रेरी का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, वो हर लैंग्वेज का अलग अलग है। ठीक है, चलो, तो लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक अच्छा पॉइंट होता है डिस्कस करने का। बराबर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये समझ में आ गया। तो इट इज अ टेक्निक टू सर्च और मैच a value based on a पैटर्न। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम एक पैटर्न पर किसी वैल्यू को सर्च या मैच करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता होगा, तो इसका यूज अगर हम आसपास डेली जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं अपने मोबाइल में या वेबसाइट चलाते हैं उनमें देखें तो कहाँ होगा, सबसे पहले होता है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर या किसी मोबाइल ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और अकाउंट क्रिएट करने पर आपसे कहा गया कि भाई अपना यूजर नेम बनाइए, अपना पासवर्ड बनाइए। अब वेबसाइट आपसे ये नहीं बोलेगी कि यही पासवर्ड रखना या यही यूजर नेम रखना, लेकिन आपको ये बताया जाएगा कि भाई जो आपका पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, उसमें कोई स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, ये सारी बातें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जब आप पासवर्ड यहाँ पर अपना बनाते हो और आपने वो बात नहीं मानी जो आपको बताई गई थी, और जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक कराएगा कि ये पासवर्ड क्या है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न वही है जो वेबसाइट वाला चाह रहा है। अगर वही है तो आगे सबमिट करेंगे, नहीं तो दोबारा सही करो। इसे क्या बोलते हैं, ये फॉर्म हो गया जो हम भरते हैं जनरली किसी भी अकाउंट को क्रिएट करते समय। और इस पे जो डेटा लिखा गया है इस डेटा को एक पैटर्न पे चेक करना, एक फॉर्मेट में चेक करना इज नोन एज वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का मतलब होता है किसी भी डेटा को हम एक फॉर्मेट पर चाहते थे चेक करना, क्या वो उस फॉर्मेट का आया कि नहीं आया है, इज नोन एज वैलिडेशन। तो जितनी भी वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, फिर तो सर ये सब में यूज होता होगा, आंसर इज हियर। जितनी मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें एक पैटर्न पर कोई भी चीज देने की बात होती है, फॉर्मेट में कोई भी चीज देने की बात होती है, तो वो फॉर्मेट को चेक करने के लिए कि फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग अगेन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। क्या डेटा क्लीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल में मान लीजिए ये कॉलम है नेम, ये कॉलम है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में अगर कहीं पर एक्स आ जाए या मोबाइल नंबर में कहीं ए आ जाए या कहीं अंडरस्कोर आ जाए, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मोबाइल नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती हैं, डिजिट हो सकती हैं। हो सकता है जिसने एक्सेल शीट बनाई थी जल्दी टाइप कर रहा होगा बंदा, जल्दीबाजी में कुछ ऐसे करेक्टर साथ में आ गए। तो अब क्या आप ये कह सकते हैं कि मुझे मोबाइल नंबर में क्या क्या नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डिजिट चाहिए, डिजिट के अलावा जो भी आए वो सब क्या कर दो, क्लीन कर। तो मोबाइल नंबर डेटा हो गया। अब इस पूरे कॉलम पर हम क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग का मतलब है हमें एक पैटर्न पता है कि सिर्फ डिजिट ही इस कॉलम में आनी चाहिए,
डिजिट के अलावा कोई भी करेक्टर आता हो, चाहे वो अंडरस्कोर हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, तो वो सब आपको क्या कर देना, हटा देना है। तो इस काम को करने के लिए भी क्या यूज होता है, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का ही यूज होता है। यानी कि जो लोग आगे जाके डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे, वो इसको डे टू डे प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही होता है, डेटा क्लीनिंग क्या है। जब किसी इंटरव्यू में जाएंगे और आप बोलेंगे कि हम एज ए डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पर आए हुए हैं, तो पहले ही क्वेश्चन इंटरव्यू का यही होता है कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, और माइट भी वो अंदर की बात पूछ ले कि भाई कैसे करते हैं, तो उसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बताने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जब डिजाइन होते हैं तो कैसे होते होंगे। मान लीजिए ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है, ठीक है, जो आपने लिखा है। अब ये हमारा इंटरप्रेटर है, या सी लैंग्वेज है तो कंपाइलर है। तो जब हमारी प्रोग्राम को चेक करेगा सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो कैसे चेक करेगा। मान लो इस स्टेटमेंट में आपने एक वेरिएबल बना रखा था जिसका नाम था x=10, तो इंटरप्रेटर को पहले चेक करना ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो अब इंटरप्रेटर वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, क्या ये सोचेगा। हमने कहा नहीं, वेरिएबल के नाम का एक पैटर्न होता होगा पाइथन, कि वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक पैटर्न पता है कि इस पैटर्न पर अगर वो लिखा हुआ है तो वो सही नाम माना जाएगा। अब उसका नाम आप आई रखो, जे रखो, 3 कैरेक्टर का रखो, 5 का रखो, 10 का रखो, उसका फर्क नहीं पड़ता। तो इंटरप्रेटर जब बनाया गया होगा, तो इंटरप्रेटर भी तो एक प्रोग्राम ही है अपने आप में, कोई हार्डवेयर तो है नहीं कि चिप लगा दियो इंटरप्रेटर आ गया मेरे कंप्यूटर में। तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर किसी भी लैंग्वेज में जो होते हैं वो प्रोग्राम ही होते हैं। तो ये प्रोग्राम भी तो बनाए जाते होंगे, हम लोग तो इनका यूज करके अपने कोड को रन कराते हैं, अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, बट कोई इंसान ऐसे भी होते होंगे जो इन्हीं को बनाते होंगे। हमने कहा लैंग्वेज के क्रिएटर, जब हम कहते हैं लैंग्वेज बना रहे हैं, तो बेसिकली वो लैंग्वेज के नाम पर क्या बना रहे हैं, उसका इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो बना रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज को बनाना मतलब उसके कंपाइलर या उसके इंटरप्रेटर को बनाना ही होता है। ठीक है, तो अब जब रोसम ने इंटरप्रेटर बनाया होगा, तो इन्होंने इसके अंदर क्या यूज करा होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या चेक करने के लिए कि बैरल का नाम ये होता है ना। इसके अलावा अगर आपने कुछ दिया तो क्या आ जाएगी एरर। तो इंटरप्रेटर ये थोड़ी कह रहा है कि आपने ये सिंबल क्यों दे दिया, उसे तो वो पैटर्न पता था कि इस पैटर्न पे जो नाम होगा वो वेरिएबल सही माना जाएगा, इसके अलावा सब गलत। तो इस तरह से तो हम पूरा कोड जो लिखते हैं उसको जब इंटरप्रेटर चेक करता होगा, तो बिहाइंड द सीन रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक करता होगा। एक एक चीज थोड़ी चेक करेगा कि ये ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ऐसे तो बहुत कुछ चेक करने के लिए फिर हमारा। तो जितने भी कंपाइलर इंटरप्रेटर बनते हैं इंटरनली, उसमें क्या यूज था हमारा, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज हमारा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए जहां पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग, कंपाइलर डिजाइन आर सम examples based on regex। तो हम शॉर्ट में इसको regex प्रोनाउंस कर सकते हैं पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन की जगह। अब बात आती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कैसे किया जाता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है आर्क। अब देखो, अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ से, वो पाइथन के स्पेसिफिक हो गया। यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया वो किसी भी लैंग्वेज में यही पढ़ाया जाता है, चाहे जावा हो, चाहे डॉट नेट हो, चाहे कोई सी लैंग्वेज हो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाइथन में अलग हो गया, जावा में अलग हो जाएगा, एंड सो ऑन। पाइथन प्रोवाइड्स आर ई मॉड्यूल टू वर्क विद regex। तो अगर पाइथन में regex टेक्निक के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आर ई मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर आपको कुछ फंक्शंस मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप ये वाले काम या इस तरह की। अब कुछ चीजें जो हमें यहाँ पर सिंटैक्टिकली समझनी होंगी। रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक
किसी स्ट्रिंग के साथ काम करती है। अब आप बोलो मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल में सारे मोबाइल नंबर को पैटर्न से मैच करके ले आओ। रेगुलर एक्सप्रेशन एक फाइल पर अप्लाई नहीं होता, रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई होता है किसी स्ट्रिंग पर। तो आपको फाइल का सारा डेटा किसमें कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग में, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग पर लगाया जा सकता है। तो आपका डेटा कहीं भी है, लिस्ट में, टपल में, इंटीजर में, फ्लोट में, आप उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं चला सकते। रेगुलर एक्सप्रेशन को काम करने के लिए जो इनपुट डेटा चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, पाइथन प्रोवाइड्स आरई मॉड्यूल टू वर्क विद regex, ये पॉइंट लिख देते हैं। regex works with only string type। तो regex सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के साथ काम करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, फाइल, इन सब के साथ नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी कोई एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर बनाई और यहाँ लिख दिया, मान लीजिए Python is a funny language created by Theodore Van Rossum in 1991 and I love Python। मान लीजिए आपने ये स्ट्रिंग अपनी कुछ लिख ली। अब यहाँ पर मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ढूंढने को कहा गया। अब ये जो स्ट्रिंग आपने लिखी है मल्टी लाइन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिंगल लाइन होनी चाहिए। चलो मल्टी लाइन कर दो। पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय रॉसम इन 1991, फुल स्टॉप आ जाएगा। आई लव पाइथन कोडिंग। ठीक है, और भी चीज आप आगे लिखना चाहो तो अपना लिख सकते हो, मल्टी लाइन पर आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसमें से कुछ सर्च करना चाहता हूँ। क्या सर्च करना चाहते हो, वो हमारे स्ट्रिंग्स जो आई से हमारा स्टार्ट होती हैं और उसके बाद कोई एक कैरेक्टर और आता है। तो मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में आई के साथ कॉम्बिनेशन में आने वाला कोई भी वर्ड चाहिए, जैसे इज। जरूरी नहीं है आई से वो शुरू होता हो, आई कहीं भी आता हो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आई के साथ स्पेस भी चाहिए, आई के साथ एंड भी चाहिए। तो अब आपने क्या काम करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर से आपको वो सारे मैचेस सर्च करने हैं जहां पर पहला कैरेक्टर आई होगा, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, हमें एग्जैक्ट सिर्फ एक कैरेक्टर पता है आई, उसके साथ दूसरा कौन सा आएगा हमें नहीं पता। तो कौन सा आना चाहिए, वैसे हमने कहा कोई भी आता। तो पैटर्न क्या हो गया, कोई भी आता। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो चाहता था आई के साथ बॉबल आई, तो पैटर्न क्या हो गया, आई और साथ में एक बॉबल। बॉबल मतलब ए ई आई ओ यू, कोई सा भी आए। तो ये हम आगे कई सारे बनाएंगे अभी। तो आर ई मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल फंक्शन पहले क्या करना होगा, पहले आपको इंपोर्ट करना होगा आर ई मॉड्यूल के। फिर आर ई मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन जिसका नाम है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल फंक्शन कह रहा है आप मुझे दो चीजें बताएंगे। सेकंड नंबर पे वो स्ट्रिंग बताएंगे जिसमें आप कुछ सर्च करना चाहते थे या मैच करना चाहते थे। हमने कहा वो टेक्स्ट वेरिएबल में रखी हुई स्ट्रिंग है। एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट आप क्या बताएंगे, अपना पैटर्न बताएंगे। तो पैटर्न को ही हम रेजेक्स के नाम से कहेंगे। रेजेक्स बोलो पैटर्न बोलो एक ही बात है। ठीक है,
तो अब वो कैसे लिखोगे यहाँ पर, तो उसको थोड़ा समझने का तरीका समझते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेशन वर्ड को आज की क्लास से पहले भी अगर देखें तो शायद जानते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्सप्रेशन में यहाँ पर 2 × 4 - 1 + 6, तो इसको भी तो हम लोग एक एक्सप्रेशन कहते हैं कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारी डिजिट्स हैं और साथ में बहुत सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। तो जब बहुत सारे ऑपरेटर्स या एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक स्टेटमेंट में आते हैं, तो उसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना? ये हमारा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसी पैटर्न पे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि मेरे अंदर भी सिंबल्स आते हैं और वो सिंबल वही है जान पहचान के, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन, वो सब सिंबल वही यूज होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन उनका मीनिंग अलग होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई सिंबल का मतलब गुणा करना नहीं होगा, प्लस का मतलब जोड़ना नहीं होगा, है ना? कर्ली ब्रेसेस का मतलब डिक्शनरी नहीं होगा। तो इसके अपने मीनिंग होंगे। तो एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं रेगुलर के साथ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनका आप यूज करते हैं अपना पैटर्न बनाने के लिए। तो इसलिए इसका नाम पड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरी बात, रेगुलर एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो वो अपने आप में स्ट्रिंग में लिखा जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन अपने आप में स्ट्रिंग में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर अब बताइए कैसे लिखा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमने लिखा आई, आई के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट। अब डॉट का मतलब क्या है ये हमें सीखना पड़ेगा। डॉट का मतलब होता है एनी करेक्टर। अब हमारा काम क्या रह गया, हमारा काम ये रह गया रेगुलर एक्सप्रेशन में जितने भी सिंबल्स का यूज होता है उन सिंबल का मीनिंग क्या है, किस सिंबल से क्या होता है। तो वो मीनिंग नहीं है जो आज तक हम जानते थे, सिंबल लेकिन वही यूज होंगे जो आज तक हम जानते थे, बट उनका मीनिंग बदल जाएगा। तो डॉट सिंबल जब कभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है एनी करेक्टर, इट विल मैच एनी करेक्टर। तो डॉट का मतलब है कि ये किसी भी करेक्टर को मैच करेगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि मुझे दो करेक्टर का यूज करके बनाया गया है, तो मैं दो करेक्टर के पैटर्न को ही सर्च करूंगा। किसमें सर्च करूंगा, इस दिए गई स्ट्रिंग के अंदर। कैसे सर्च करूंगा, जहां पर आई आता हो और आई के बाद कोई भी करेक्टर आता हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ये मैच होना चाहिए, एक ये मैच होगा तो 3 4 5, तो ये 5 मैच हुए। इन पांचों मैच को एक लिस्ट में रखकर आपको दे दिया जाएगा। तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सारे मैचेस आपको मिलेंगे और आप इसे जब प्रिंट कराएंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इज सेकंड पे ये, थर्ड पर ये मिला, उसके बाद आई स्पेस और फिर आई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं। अब इस बार हमसे कहा गया कि हम चाहते हैं दो करेक्टर का मैच ढूंढा जाए जिसमें पहला करेक्टर आई हो, दूसरा करेक्टर कोई अल्फाबेट होना चाहिए, दूसरा करेक्टर एनी करेक्टर नहीं होना चाहिए, एनी अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट का मतलब सिर्फ ए से लेकर जेड के बीच का कोई करेक्टर हो सकता हो, उसके अलावा कुछ और ना हो सकता हो। तो अब जब आप सेट ऑफ करेक्टर्स को एक पैटर्न में डिफाइन करते हैं तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। अब ये मतलब ये लिस्ट है या इंडेक्स ऑपरेटर है। रेगुलर एक्सप्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ करेक्टर्स, सेट ऑफ करेक्टर्स या रेंज ऑफ करेक्टर्स।
तो जब भी आपको अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करना हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया ए, दैट मीन्स आई के साथ ए का कॉम्बिनेशन आ सकता है, आई के साथ ए का कॉम्बिनेशन आ सकता है या आई के साथ बी का कॉम्बिनेशन आ सकता है। कॉमा नहीं लगाना है, बिना कॉमा के लगाना। अगर आप कॉमा लगा दोगे तो ये तीन बात हो गई, आई के साथ ए भी मैच होगा, आई के साथ कॉमा आएगा तो भी मैच होगा, और आई के साथ बी मैच होगा। तो ऐसे करके सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका आई हो गया पहला करेक्टर, और सेकंड करेक्टर इन 26 में से कोई भी अगर होगा तो मैच होगा। तो अब लेंथ हमारी दो ही है, स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो कौन सा होगा वो इतने ऑप्शन है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो, तो अब स्पेस तो मैंने दिया ही नहीं था क्योंकि मैं तो सिर्फ अल्फाबेट लिख रहा था, तो आई के साथ इनमें से जो भी आया है वो हमारा मैच है। अब इस बात को लिखने का एक शॉर्ट वे, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में अपने करेक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि इनमें से कोई एक हो सकता है, और आप ये जानते हैं कि वो करेक्टर एक क्रम में आते हैं, एक सीक्वेंस में आते हैं, एक रेंज में आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते ए डैश जेड। इसका मतलब है ए से लेकर जेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आई के साथ ए, आई के साथ डैश और आई के साथ जेड। तो डैश सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आता है तो उसका एक मीनिंग होता है रेंज, यहां से लेकर यहां तक। तो आप ऐसा कर सकते हैं ए से लेकर के तक, आप ऐसा कर सकते हैं के से लेकर एन तक। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि ए से लेकर जेड तक लिखेंगे, आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल करेक्टर को हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रही है यहाँ पर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपने एक एक करेक्टर लिख सकते हैं या डैश लगाकर रेंज ऑफ करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इस बार 3 लेंथ के मैचेस ढूंढने हैं, ऐसे मैचेस ढूंढने हैं जो 3-3 लेंथ के हों, जैसे अभी सब 2-2 के हैं, अब 3-3 के ढूंढना चाहते हैं। किस पैटर्न पे ढूंढना चाहते हो? हमने कहा पैटर्न है कि पहला वाला कोई भी अल्फाबेट हो, उसके बाद तीसरा वाला कोई भी अल्फाबेट हो, और जो बीच वाला करेक्टर है वो एक वॉबल होना चाहिए। बताओ क्या पैटर्न बनेगा? दोबारा सुनेंगे। पहला वाला कोई भी अल्फाबेट होना चाहिए, फर्स्ट करेक्टर एनी अल्फाबेट, ठीक है। सेकंड करेक्टर सिर्फ बॉबल होना चाहिए, थर्ड करेक्टर एनी अल्फाबेट होना चाहिए। बताओ कैसे होगा? अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखें? ब्रैकेट में ए डैश जेड, तो फर्स्ट करेक्टर इनमें से कोई एक हो सकता है। अब सेकंड पे ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू, अब इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप पहले ओ लिख दो फिर आई लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम डैश को लगा नहीं रहे। फिर थर्ड करेक्टर ए से, ठीक है। अब हमें इस पैटर्न को इस स्ट्रिंग में स्कैन करना सीखना होगा, क्यों अभी तक नहीं आता था? हमने कहा नहीं, अभी तक बहुत आउटर लेवल पर हमें आता था, डीपली नहीं आता है। कि अब जब हम इस पैटर्न को यहाँ पर स्कैन कराएंगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। कराइए फिर। तो सबसे पहले क्या करो, इस पैटर्न को उठाकर शुरू के 3 करेक्टर के ऊपर रख दो और चेक करो क्या वो मैच हुए। 1 2 3, सर नहीं है। सबसे पहले हम बीच वाला देख लेते हैं, सस्ते में काम हो जाएगा जल्दी। ये बाई है और बीच में तो बाई होने की बात ही नहीं है,
ठीक है, नहीं हुआ। अब क्या करें, जब आपका कोई पैटर्न स्ट्रिंग में मैच नहीं होता है तो अब आपको एक पोजीशन आगे बढ़ना है स्कैन करने के लिए। एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे तो अब वाई टी एच को स्कैन करेंगे, अभी भी नहीं होगा क्योंकि टी आ रहा है। फिर आगे बढ़ो, टी एच ओ, सर नहीं आया। ये आ सकता है क्योंकि बीच वाला करेक्टर हमारे वाले बॉबल से मैच हो रहा है। अब ये देख लो कि पहला और तीसरा भी मैच हो रहा है। हमने कहा पहला वाला अल्फाबेट है एच, तीसरा वाला अल्फाबेट है एन, तो पहला वाला हमें मैच मिल गया। अब पहला मैच जब मिल जाता है या कोई भी मैच जब हमें मिल जाता है तो अब जब आगे नेक्स्ट मैच को स्कैन किया जाएगा तो यहाँ से किया जाएगा। डेट मीन्स कोई भी मैच एक बार जब आ गया तो उसका कोई भी करेक्टर अब दूसरे मैच का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम स्कैन कहाँ से शुरू करेंगे, स्पेस से, यानी कि जो मैच हो चुका है उसके सारे करेक्टर के आगे से, स्पेस आई एस। तो सर आई तो हमारा मैच हो रहा है पैटर्न से, एस भी मैच हो रहा है, लेकिन फर्स्ट करेक्टर पे यहाँ पर कौन है, स्पेस, और जबकि मेरे पे कौन है, अल्फाबेट, तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे, आई एस स्पेस, सर ये भी नहीं होगा। अभी काम करते हैं, सीधे यहाँ पर आते हैं, एल ए एन हो गया। उसके बाद अगला कौन होगा, जी यू ए। अब ये मत कहना कि यू ए जी भी होगा, नहीं, क्योंकि जब जी यू ए हो गया तो अब इसका कोई भी करेक्टर किसी दूसरे मैच में शामिल नहीं होगा। तो अब कहाँ से मैच करेंगे, यहाँ से मैच करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तब सीधे काम की बात यहाँ पर आ जाती, जी यू आई ये मैच होगा या नहीं, क्यों, यू बबल है, आई अल्फाबेट है, जी भी अल्फाबेट है। रेगुलर एक्सप्रेशन केस सेंसिटिव होता है, तो अगर आपने अपने पैटर्न में लोअर केस की बात करी है तो लोअर केस का मैच होगा, अपर केस वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो जी लिखा हुआ है वो कैपिटल लिखा हुआ है, जबकि आपके वाले में पहले करेक्टर में अगर अल्फाबेट आएगा तो लोअर केस होना चाहिए। दैट मीन्स ये मैच नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो फिर यू से आगे चेक करेंगे, यू आई डी, इस बार मैच हो जाएगा हमारा। ठीक है, यू आई डी मैच हो जाएगा। बैंड नहीं होगा, आर ओ एस नहीं होगा। अकॉर्डिंगली हम आगे देखते, देखो जी यू ए मैच हुआ, तो अब यू ए जी मैच नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी यू ए और जी ये तीन एक मैच में आ चुके हैं। अब ये तीन करेक्टर किसी और मैच में नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जी यू आई नहीं आया, यू आई डी आया। आर ओ एस रौसम में आर कैपिटल बनाया था वो नहीं आया, वैन में तीनों लेटर कैपिटल से नहीं है। अब हम चाहते हैं कि केस इग्नोर करके रेगुलर एक्सप्रेशन को रन किया जाए। ऐसा करने के लिए आप फाइंड ऑल फंक्शन का तीसरा आर्गुमेंट यूज करते हैं, और तीसरा आर्गुमेंट होता है आर ई डॉट कैपिटल आई। सर ये क्या है, जैसे हम लोग किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर डॉट लगाकर उसके फंक्शन को कॉल करते हैं, इसी तरह से किसी भी मॉड्यूल में वेरिएबल भी होते हैं। तो अगर किसी मॉड्यूल का वेरिएबल यूज करना होता है तो मॉड्यूल का नाम डॉट उसके वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम लोअर केस में है तो लोअर केस में लिखेंगे, अपर केस में है तो अपर केस में लिखेंगे। वेरिएबल के नेम के आगे ये कॉलिंग सिंबल नहीं लगाते। ठीक है, ये कॉलिंग सिंबल नहीं लगाते। तो अगर किसी मॉड्यूल का नाम मान लीजिए एम है और मैंने यहाँ पर उसका कोई फंक्शन यूज करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और अगर किसी मॉड्यूल का नाम एम है और मुझे उसका कोई वेरिएबल यूज करना है, लेट अस सपोज एक्स, तो मैं ऐसे लिखूंगा। कॉलिंग सिंबल नहीं आएगा, कॉलिंग सिंबल आता है जब वो फंक्शन होता है तब। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कैपिटल आई एक वेरिएबल है आर ई मॉड्यूल का, जो आपको सिग्नल दे रहा है इग्नोर का, आई माने इग्नोर। तो अब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हमारा जब फाइंड ऑल फंक्शन रन करेगा तो इसकी वजह से केस को इग्नोर करके रन करेगा। देखते हैं, और इस बार देखो ये भी आ रहा है,
ये भी आ रहा है। तो अगर आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को केस इग्नोर करके रन करना चाहते हैं तो फाइंड ऑल फंक्शन में थर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे आर ई डॉट कैपिटल आई। अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करना है का मतलब यह है, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट प्लेस पर चाहे लोअर केस अल्फाबेट हो चाहे अपर केस हो मैच हो जाए, लेकिन सेकंड और थर्ड पर नहीं। सेकंड और थर्ड पर हम लोअर केस के ही मैच कराना चाहते हैं। जब मैं इस टेक्निक का यूज करता हूं आर ई डॉट आई का, तो ये पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन में अप्लाई होती है। अगर मुझे पर्टिकुलर पोजीशन के करेक्टर पे ही ये काम करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, और जिसके लिए करना है वहां पर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 52 ऑप्शंस हो गए, 26 ये हो गए, 26 ये हो गए। तो इन 52 में से कोई भी अगर इस जगह पर मैच होता है तो कंसीडर होगा। कॉमा नहीं लगाना है। 53 हो गए, स्पेस नहीं देना है, फिर से 53 हो गए। तो इस तरह से फर्स्ट करेक्टर लोअर अल्फाबेट अपर अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, सेकंड लोअर वाले ही होगा और थर्ड लोअर वाला ही होगा। तो ये तो मैच हो गया, ये मैच हो गया। लेकिन बी ए एन जो पहले मैच हो रहा था इस बार नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ पहला वाला अपर या लोअर चाहिए था, सेकंड और थर्ड तो लोअर ही चाहिए था, इसलिए ये मैच नहीं होगा। ठीक है। अब इस बार जो मैं लिख रहा हूं, आप उसको बताइए कि सर इस पैटर्न से आपको क्या मिलेगा। बताइए इस पैटर्न से सबसे पहला आंसर आप कीजिए, कितनी लेंथ के आप मैचेस को ढूंढना चाहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। इस पैटर्न को लिखने से आप जो मैचेस ढूंढना चाहते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी लेंथ के होंगे। 4, 1, 2, 3, 4, 4 लेंथ का मैच ढूंढा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वो 4 लेंथ के जो मैचेस होंगे उनमें क्या क्या आप ढूंढना चाहते हैं कि क्या मिले कि वो हमारा सर्च होकर आ जाए। पहला करेक्टर कैपिटल आप चाहते हैं, उसके बाद उसके आगे के तीनों करेक्टर लोअर केस वाले चाहते हैं। अगर मैं इसको स्कैन करूं तो इस बार ये मिलेगा, ए पी वाई टी एच सही निकाला इन्होंने पहला। ठीक है। अब दूसरा जी यू आई डी यहाँ तक आएगा, विथिन चाहिए। आर ओ एस एस, बस। बी एन तो नहीं आएगा, एल ओ बी आएगा, एल लोअर केस में कैपिटल ए है। अब इसका मतलब है कि दो तीन जो आपने ढूंढे वही आएंगे, पी वाई टी एच जी यू आई डी आर ओ एस एस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर इसी में अब हमें क्या करना है, 6 करेक्टर का पैटर्न निकालना था, जो पहला अपर है उसके आगे के पांचों लोअर होंगे, तो आप कर लोगे, है ना। करने में आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा आपका दिखेगा, क्योंकि आपको ये बार बार लिखना पड़ रहा है। देखो, कर तो लोगे यार, जो आपने कहा वो हो जाएगा, लेकिन ये बार बार करना पड़ रहा है। तो हमें एक फैसिलिटी दी गई कि अगर आप किसी पर्टिकुलर करेक्टर को रिपीट करना चाहते हैं तो आप उसका पैटर्न बार बार ना लिखें, आप उस करेक्टर का पैटर्न एक बार लिखें और उसके आगे करली ब्रेसेस में ये बता दें कि कितनी बार इसको रिपीट करना है। हमने कहा 3। तो इसका मतलब जो है सेम, इसका मतलब भी वही है, तो ये दोनों सेम है। अब इसका बहुत फायदा तब होगा जब मुझसे यहाँ पर ऐसा 10 बार करने को कहा जाता,
तो मुझे ये A to Z 10 बार लिखना होता, लेकिन यहाँ पर बस मुझे इतना ही लिखना और यहाँ पर बस 3 को 10 बना देना था। ठीक है, तो अब अगर मैं रन कराऊंगा तो इन दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीटेशन आपका जस्ट प्रीवियस वाले करेक्टर के पैटर्न के लिए है, इसके लिए नहीं है। इसका एक ही आएगा, तो एक बार ये और 3 बार ये। अगर आप कहोगे नहीं सर ये भी 3 बार लगातार आए, तो इसके बाद भी करली ब्रेसेस लगाकर फिर आपको 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब ये हमारा उसको रिपीट करें। तो करली ब्रेसेस का पेयर रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी एक करेक्टर के पैटर्न को बार बार अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो लिखने की बजाय एक बार लिखकर आप उसके रिपीटेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास फैसिलिटी है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 से लेकर 6 कर दी, तो 3 से लेकर 6 करने का मतलब है ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम और ये आपका मैक्सिमम। दैट मीन पहले वो आपका मैच ढूंढा जाएगा जो कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होता हो, उसके बाद लोअर अल्फाबेट के 6 रिपीटेशन आने चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो वो आपका मैच होगा। चलते हैं, कैपिटल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 6, 1 2 3 4 5, सब 5 अल्फाबेट है। छठा कौन है? छठा तो स्पेस है, तो स्पेस होने की बात तो हमने कही नहीं है। हमने तो किसकी बात कही है? अल्फाबेट ही होना चाहिए, और उसके कितने रिपीटेशन देखने हैं? पहले 6। सर नहीं है। अब अगर नहीं है तो फिर मिनिमम की तरफ एक एक करके बढ़ेंगे। 6 से अब हम कहाँ जाएंगे? 5 की तरफ, कि अब ऐसा ढूंढो कि जिसमें हमारा पहला लेटर कैपिटल हो और उसके बाद स्मॉल वाले के 5 रिपीटेशन आए। तो एक, उसके बाद 1 2 3 4 5, सर मैच हो गया, तो अब ये मैच माना जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े, जी पर आ गए, तो फिर से मैक्सिमम से शुरू करो। 1 2 3 4, सर 4 ही है, 6 तो नहीं आए, कोई बात नहीं। 5 की तरफ चलो, सर 5 भी नहीं है। 4 की तरफ चलो, सर 4 है, तो ये भी मैच हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5, तो इस तरह से मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ मैच करता हुआ जाएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो कि इस पैटर्न से मैक्सिमम लेंथ का मैच और मिनिमम लेंथ का मैच क्या होगा? टोटल जो मैच मिलेगा उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, और जो मैच मिलेगा उसकी मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है? 7 और इसकी 4, क्योंकि एक तो ये होगा ही होगा, इधर 6 और मिलेंगे, या एक ये होगा और कम से कम 3 आपको ढूंढना है, तो टोटल इधर 7 का, इधर टोटल 4। तो सर ये ज्यादा पावरफुल है आपके लिए। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि रिपीटेशन करली ब्रेसेस के अलावा 3 और सिंबल हैं जिनसे भी दिया जाता है, उसमें एक है हमारा प्लस। प्लस सिंबल का मतलब होता है 1, n, मिनिमम 1 मैक्सिमम n। इसका मतलब वो सारे मैचेस ढूंढे जाएंगे जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और उनके बाद लगातार अल्फाबेट्स आ रहे हैं लोअर केस के। कितने आ रहे हैं? कितने भी आए, 4 6 8 10 15 20 50 60 100 200 1000 10,000, एन मतलब कितने भी आ सकते, और कम से कम इसके बाद
एक अल्फाबेट जरूर होना चाहिए, तो वो सारे मैचेस आपको ढूंढकर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैच होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैच होगा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मैच होगा। और अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि मैं इसको मिला दूं ऐसे करके, बताओ पहला मैच कहाँ से कहाँ तक होगा, पी से लेकर एस तक, है ना, क्योंकि पी के बाद कितने लोअर केस अल्फाबेट लगातार आने चाहिए, एन, कितने भी आए। तो सर ऐसे तो अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये सब पहले ही मैच हो गया, हमने कहा पी से लेकर उसके बाद लोअर केस अल्फाबेट कितने भी आ सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया 1, वाली कहानी। तो प्लस का मतलब 1, एक और आता है हमारा, जिसका मतलब होता है 0, और सिंबल है उसका एस्पेक्ट। एस्पेक्ट सिंबल का मतलब होगा 0, इसका मतलब है कैपिटल लेटर के बाद अगर अल्फाबेट्स लगातार आ रहे हैं तो कितने भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी मैच होगा, यानी कि अगर कहीं पर अकेला अल्फाबेट कैपिटल वाला है, उसके आगे कोई लोअर केस का अल्फाबेट नहीं है, तो भी मैच हो जाएगा। अब इस बात को मैं स्पेसिफिक होकर यहाँ समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वैन मैच होगा या नहीं होगा, तो आप इसको रख दो कैपिटल वाले के ऊपर कि हाँ ये मैच हो गया। अब ये बताओ इसके आगे कितने लोअर केस के अल्फाबेट है, 0, तो क्या ये मैच नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 को भी लेकर आएगा हमारा। तो ऐसा मतलब अकेला भी मैच होगा। तो सर ऐसे तो अकेला ए अकेला एन भी मैच होगा, हमने कहा। ठीक है, तो इस तरह से एस्ट्रिक का मतलब होता है 0, अकरेंसेस, प्लस का मतलब होता है हमारा 1, अकरेंसेस। तो ये आपका यहाँ पर है एग्जैक्ट रिपीटेशन। ठीक है, एग्जैक्ट रिपीटेशन कितने हो रहे हैं हमारे, 3। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्ट रिपीटेशन। उसके बाद ये होता है मिनिमम रिपीटेशन और मैक्सिमम रिपीटेशन, लेकिन सर्च करेंगे मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। फिर उसके बाद मिनिमम 1, मैक्सिमम n, और इसका मतलब हो गया मिनिमम 0, मैक्सिमम। ठीक है, अब एक और होता है हमारा, इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है मिनिमम 0, मैक्सिमम, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो मैच हो गई, इसमें क्या मैच होगा, सिर्फ पी वाई, क्योंकि मैक्सिमम एक ही अलाउड है ना, इसमें जी यू, इसमें आर ओ। चलो अब देखो, आप ये नहीं कह सकते सर हम कौन सा यूज करें, हमें तो पढ़ाया जा रहा है, कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज करना पड़ जाएगा हमें भी नहीं पता। हमारे पास ये कह सकते हो ऑप्शंस हैं, जिनका यूज अलग अलग सिचुएशन में हम करते हैं, जरूरी नहीं है एक ही प्रोग्राम में सबका यूज होता हो। जितने हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है सबका यूज एक ही प्रोग्राम में होता। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ रहा है, एक अगला सेल बनाकर यहाँ फिर से लिख लें। अब मैं आपसे कहूँ कि सर इसमें से
आप ढूंढ के लाइए एक एक करेक्टर का मैच, लेकिन वो सिंगल करेक्टर जो होना चाहिए वो कोई डिजिट होना चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ पर? आपको वो मैच ढूंढना है जो एक ही करेक्टर का होगा, जिसकी लेंथ एक ही करेक्टर होगी, लेकिन वो एक करेक्टर कौन होना चाहिए? डिजिट होनी चाहिए। क्या लिखूं यहाँ पर मैं? स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9। इस पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां पर डिजिट लिखी होगी वो लाकर दे देगा। अब आप कहोगे कि सर मुझे डिजिट्स ढूंढनी है, लेकिन डबल डिजिट ढूंढनी है जहां पर दो डिजिट लगातार आती हो। क्या लिख दोगे यहाँ पर? फिर से 0 to 9 लगा दो, जहां पर दो दो डिजिट लगातार आती हैं वो ढूंढ लो। ठीक है, तो अब आपसे अगर ये कहा जाए कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होता है, और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने में हम स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, इन सब का यूज करते हैं, या अदर सिंबल्स जो और भी हैं हम इनका यूज करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे डिजिट नहीं चाहिए, डिजिट के अलावा कोई भी करेक्टर मैच करा दो, डिजिट चाहिए इससे आगे, डिजिट के अलावा मुझे कुछ भी चाहिए, तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर हम हैट सिंबल का यूज करते हैं, 6 नंबर की शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पर अलावा, एक्सेप्ट, सिवाय, इसके अलावा जो भी होगा वो मैच होगा। कितने लेंथ का? एक ही लेंथ का है, क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। देखो इस बार एक एक करेक्टर के सब मैच होगा, सिर्फ कौन नहीं मैच होगा? डिजिट मैच नहीं होगा बाकी। तो अगर आपको ये पता करना हो कि मेरी स्ट्रिंग में नॉन डिजिट करेक्टर कितने हैं, तो आपको ये पैटर्न लिख देना है, और जितने नॉन डिजिट करेक्टर हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर आप पता करना चाहते हो कितने हैं, तो जो लिस्ट मिली है उसकी लेंथ निकाल लो। 82 नॉन डिजिट करेक्टर हैं जिन पर आप कुछ करना चाहें, काम तो अपना कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ ही गया, स्पेस की। तो डिजिट के अलावा चाहे वो स्पेस हो, चाहे स्लैश टी हो, चाहे स्लैश एन हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे काका गा हो, जो भी होगा वो सब मैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया, तो न्यू लाइन भी आ रही है। अब पाइथन ने क्या करा, कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन पहले से बनाकर हमें दे दिए, हम उनका भी यूज कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट में वो फिट होते हैं तो, वरना अपना तो हमें लिखना आ ही गया, अपना तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर फाइंड ऑल के अंदर अगर प्री डिफाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो बैक स्लैश के साथ लिखते हैं, तो लिखूंगा बैक स्लैश डी। तो बैक स्लैश डी का मतलब है डिजिट को मैच करना, तो बैक स्लैश डी इज सेम एज स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9। अब इसको लिखने में एक की प्रेस करी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, फिर दूसरी की प्रेस करी मैंने 0, फिर तीसरी प्रेस करी डैश, फिर चौथी प्रेस करी 9, फिर पांचवी प्रेस करी मैंने क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको लिखने में मुझे 5 बार की टाइप करनी पड़ी। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो स्लैश और डी सिर्फ 2 ही की टाइप करनी पड़ी, जबकि इसका काम भी वही होगा जो इसका काम है। तो कुछ ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन है जो थोड़े कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो उनके कुछ प्री डिफाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन बनाकर हमें दे दिए गए हैं, और वो सब स्लैश से शुरू होते हैं। ठीक है,
ये देखो, अब इसी में अगर मैं स्लैश के साथ कैपिटल डी लगा दूं तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। दैट मीन्स दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस वन। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें मुझे 6 की प्रेस करनी पड़ेंगी यहाँ से यहाँ तक, इसमें 2 से ही काम हो जाएगा, आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, और भी हमने कहा, हाँ 6-7 है, आसान आसान है एकदम। एक है हमारा एस, स्लैश एस। तो जो स्लैश एस होता है ये हमारा व्हाइट स्पेस को मैच करता है। व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस में क्या करता है, स्पेस स्लैश टी और स्लैश एन। तो आप ये पता करना चाहते हो आपकी स्ट्रिंग में कितने स्पेस, टैब स्पेस और स्लैश एन है, तो आप इसका यूज करके कर सकते हो। व्हाइट स्पेस में आपका सिंपल स्पेस स्लैश टी और स्लैश एन, इन तीनों को अगर मैच करना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्मॉल एस की जगह कैपिटल एस, तो ये एक्सेप्ट के साथ चलेगा। अब व्हाइट स्पेस मैच नहीं होगा, बाकी सब मैच होंगे। तो इसमें ना तो कहीं स्पेस होगा, ना न्यू लाइन होगी, ना स्लैश टी होगा, उसके अलावा जितने करैक्टर हैं वो सब मैच। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत काम का है, स्लैश डब्ल्यू। स्लैश डब्ल्यू वर्ड करेक्टर को मैच करता है। वर्ड करेक्टर, कभी कभी इंटरव्यू के अंदर ना पूछ लेते हैं कि बताओ भाई करेक्टर और वर्ड करेक्टर में क्या डिफरेंस। करेक्टर का मतलब है कुछ भी जो हम टाइप कर सकते हैं, चाहे वो डिजिट हो चाहे वो सिंबल हो, स्लैश टी स्लैश एन स्पेस कुछ भी हो सकता है। वर्ड करेक्टर में अल्फाबेट्स आते हैं ए टू जेड, लोअर केस, अपर केस, डिजिट आती है और अंडरस्कोर आती है। तो यानी कि 26 दूनी 52, 10 62 और 1 63, इन 63 करेक्टर्स के कलेक्शन को वर्ड करेक्टर कहते हैं। अल्फाबेट्स वो 26 होते हैं छोटे वाले, 26 होते हैं बड़े वाले। तो वर्ड करेक्टर, ये वर्ड हमारी पाइथन की लाइफ में आज पहली बार आया है और ये बहुत कॉमन वर्ड है। आगे जाके आप इसको कई बार सुनेंगे, है ना, बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलेगा। तो अब उसका मीनिंग क्या है वो समझ में आ गया। इन 63 करेक्टर को एक साथ अगर मुझे बोलना हो तो मैं इनको वर्ड करेक्टर प्रोनाउंस कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी स्ट्रिंग के वर्ड करेक्टर को मैच करना चाहता हूँ तो या तो आप ये लिख दो, ऐसे करके इतना लंबा लिखना पड़ेगा आपको, या शॉर्ट में स्लैश डब्ल्यू। अब यहां से यहां तक वर्ड करेक्टर मैच हो गए, लोअर केस, अपर केस, डिजिट, अंडरस्कोर होता तो वो भी मैच हो जाता। ठीक है, अब अगले वाले को मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने आप गैस करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे अब तक पैटर्न चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लगा दूं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट वर्ड करेक्ट। चलो, अब सर फाइनली वो वाला प्रोग्राम जिसको आपने इमेजिन करते हुए टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था कि वो एक फाइल है, उस फाइल से मुझे सारे मोबाइल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कल जो टॉपिक कंप्लीट कराए उसका इस्तेमाल करते हुए उस फाइल को पहले रीड करेंगे। तो मैंने अपने कंप्यूटर में जी ड्राइव के अंदर फाइल रखी हुई है। ठीक है, इसको मैंने रीड मोड में ओपन कर लिया। अब अगला काम क्या है, इस फाइल का सारा डेटा एक स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तो ये भी हमें आता है। तो फाइल डॉट रीड लगा देते हैं, सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। फाइल को क्लोज कर दिया। अब प्रिंट करा कर देख लो आ गया कि नहीं आ गया डेटा, आ ही गया होगा, तो सारा डेटा आ गया। सर ये स्ट्रिंग में आया है, टाइप लगा कर देख लो, स्ट्रिंग में आया है।
ठीक है, तो अब इसका मतलब इस डेटा पर हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिंग मल्टी लाइन है, तो क्या हुआ, आपके वाले एग्जाम्पल वाली स्ट्रिंग तो मल्टी लाइन थी। स्ट्रिंग चाहे सिंगल लाइन हो चाहे मल्टी लाइन हो, क्या फर्क पड़ता है, जब फाइल से डेटा पढ़ेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस स्ट्रिंग मल्टी लाइन ही बनेगी। तो फाइल में तो बहुत सारा डेटा हो सकता है हमारा। ठीक है, तो अब सर ये फाइल का डेटा आ गया, अब क्या करोगे। हमने कहा तो आप बताओ क्या करना है। हमें सारे मैचेस ढूंढने हैं। आर ई डॉट मॉड्यूल, सॉरी आर ई डॉट फाइंड ऑल, ये टेक्स्ट में ढूंढना है। बताओ मोबाइल नंबर का पैटर्न क्या होगा, मोबाइल नंबर में क्या होगा। आप इस पूरी फाइल में किसको मोबाइल नंबर मानेंगे, जहां पर लगातार क्या हो, 10 डिजिट हो। तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं, 0 to 9 करली ब्रेसेस में 10। लेकिन हमें ये भी पता है कि पहली डिजिट 0 to 9 नहीं हो सकती, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी, पांचवी, वो सब हो सकती हैं। पहली डिजिट कौन सी होगी, 6 7 8 9। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, फर्स्ट डिजिट पर 6 to 9। तो एक करेक्टर तो ये हो गया 6 to 9, उसके आगे 9 ये हो गए, तो टोटल ये 10 लेंथ का बन गया। भाई 9 रिपीटेशन इस बात के हो गए। और सबसे पहले नंबर पे जो आना चाहिए वो या तो 6 आए या 7 आए या 8 आए या 9 आए, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसी काम को थोड़ा शॉर्ट करके लिखना हो तो 0 to 9 को मैं /d भी लिख सकता हूँ, ये भी चलेगा हमारा। तो अब यहाँ पर हमने /d लिखा, तो क्या यहाँ भी लिख सकते हैं /d, सोचिए थोड़ा, क्या यहाँ पर /d लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि /d में हम 0 to 9 को इमेजिन करते हैं लेकिन कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने सारी डिजिट की जगह स्पेसिफिक डिजिट को मैच करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट ही ऑप्शन है। स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई ये डिजिट चाहिए सारी। तो अब क्या होगा, जितने मैचेस हैं इस फाइल में जो इस पैटर्न पे मिले होंगे वो सारे के सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। सर प्रिंट करा कर दिखाना, हमने कहा देखो आ गए सारे मोबाइल नंबर निकल कर उसमें से। अब सर ये मोबाइल नंबर जो आए हैं, इन मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर ना दिखाएं, इनको एक फाइल में राइट कर दें, क्योंकि फाइल पे लिखना भी तो आपको आता ही है, कल सीखा था। फाइल पर अगर मुझे कुछ लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, हमने कहा ये बात सही है। तो यहाँ पर प्रिंट कराने हैं करा लो, बट फाइल में जाने चाहिए, तो एक फाइल और बनानी पड़ेगी। कहाँ बनाओगे, हमने कहा भाई जी ड्राइव के अंदर बना लेते हैं। मान लो इसका नाम कर दिया mobile.txt, कोई भी नाम रख दो, नाम में कुछ नहीं है, राइट कर दिया। फिर अब सर फाइल डॉट राइट को हम कल जब पढ़ रहे थे तो हमें तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग देनी होती है, और हमारे पास जो मोबाइल नंबर आए हैं सारे के सारे वो किस में रखे हुए हैं, एक लिस्ट में रखे हुए हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो, लिस्ट के अंदर हर मोबाइल नंबर कैसे आया हुआ है, स्ट्रिंग, हर मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो लिस्ट के अंदर जाओ, एक एक मोबाइल नंबर को निकालो, आपको वो स्ट्रिंग मिलेगा, और उसको उठाकर किसमें पास कर दो, राइट मेथड के अंदर पास कर दो। और इस काम को करते रहो, कब तक करते रहो, जब तक लिस्ट के अंदर से मोबाइल नंबर मिलने बंद ना हो जाए। तो क्या लगा लें फिर इसके लिए, एक लूप लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक लूप लगाया, फॉर मोबाइल नंबर इन मैचेस। अब एक एक मोबाइल नंबर आना शुरू हो गया, हमने कहा प्रिंट करा कर देख लो, यहाँ से कमेंट कर देते हैं ताकि आउटपुट ज्यादा बड़ा ना हो। एक एक मोबाइल नंबर आ गया स्ट्रिंग में। अब इसको फाइल पे और लिख दो साथ ही में, तो यहाँ पर चलो प्रिंट भी करा देते हैं, और फाइल डॉट राइट मोबाइल नंबर। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये लाइन चलेगी, उतनी बार राइट होता रहेगा हमारा, और उसके बाद लास्ट में फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज। बिना क्लोज करे हमारा जाएगा नहीं। अब ऐसा मत करना क्लोज लूप के अंदर कर दो,
क्योंकि पहली बार लूप चला, फाइल क्लोज। अब लूप जब सेकंड टाइम चलेगा एरर आ जाएगी, बोलेगा फाइल तो क्लोज हो गई, लिखूं कैसे अब मैं? ठीक है, तो क्लोज वाला काम बाहर करना है। ठीक? करके देख लो, जो मन में आए करके देख लिया करो। इनपुट आउटपुट ऑन क्लोज। ठीक है, तो ये करना है। हो गया, हमने कहा हो गया। अब बताओ एक कमी अभी क्या हो सकती है जो इस कोड में आपने देखी है। राइट मेथड, जितने मोबाइल नंबर मिले होंगे, मान लो 50 मोबाइल नंबर मिले, तो 50 बार लूप चला, 50 बार राइट मेथड कॉल हुआ। तो जितनी बार राइट मेथड चलता है, हर बार वो कहाँ से लिखना शुरू कर देता है? प्रीवियस के नेक्स्ट से लिखना शुरू कर देता है। तो फाइल में सारे मोबाइल नंबर आ गए होंगे, लेकिन किसी काम के नहीं है ये। अब आपको करना क्या होगा? अब आपको यहाँ पर हर बार मोबाइल नंबर राइट जो हो रहे हैं, साथ में एक स्लैश एन को लिख देना है। अब आप यहाँ प्रिंट कराओगे नहीं कराओगे आपकी मर्जी है, बट फाइल वाला काम आपका। ठीक है, सारे नंबर उस फाइल से यहाँ आ गए। दो तीन नंबर मैच करके देख लो मैन्युअली। 908402। अब देख लो अपने आप। ये दूसरा हो गया 9315630536। अब दो तीन सही आ रहा सर, सही आ रहे होंगे, कहाँ तक चेक करोगे ऐसे? अब सोचो, इस प्रोग्राम को अगर आप पाइथन और रेगुलर एक्सप्रेशन को जानते हैं, खुद से बनाओगे तो 5 मिनट लगेंगे बस। आपको फाइल इंपुट आउटपुट का टॉपिक आना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक आना चाहिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टाइप करने में 5 मिनट है बस। अगर आप पाइथन नहीं जानते हैं, आपको यही काम करने को कहा जाए, तो एक ही अप्रोच है, कॉपी पेस्ट। यहाँ से कॉपी पेस्ट, कॉपी करो फिर पेस्ट मारो, फिर कॉपी करो फिर पेस्ट। सर कहाँ तक करोगे ऐसे? अब ये समय, ये फाइल जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, समय मेरा बढ़ता चला जाएगा। सोचो अगर मैं इस फाइल में हजारों नंबर और ऐड कर दूं, तो क्या इस प्रोग्राम में मुझे कोई चेंज करना पड़ेगा? प्रोग्राम तो उतना ही रहेगा। आपकी फाइल में लाखों नंबर हो चाहे करोड़ों नंबर हो। लेकिन अगर मैं मैनुअली वाली अप्रोच पे जा रहा होता, तो मेरा टाइम ऑब्वियसली उसी रेशो में बढ़ेगा। और एक्यूरेसी की बात करो, आप कितना कंसंट्रेट कर रहे होगे कॉपी पेस्ट करते समय? एक दो नंबर रह गया तो गलती हो जाएगा, इसे बोलते हैं ऑटोमेशन। तो ये तो सर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता होगा डे टू डे ऑफिस वर्क में। हमने कहा डे टू डे ऑफिस वर्क में इस तरह की चीजें बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। पूरे कंप्यूटर में लाखों फाइलें हैं। अब आपसे कहा गया उन लाखों फाइलों में से सिर्फ उन फाइलों को उठाकर एक फोल्डर में पेस्ट मार दो जिसके अंदर पाइथन वर्ड आता हो। अब आप इस काम को मैनुअल अप्रोच से करोगे तो पहले एक एक फाइल को जाकर ओपन करके चेक करो उसमें पाइथन वर्ड आता है नहीं आता है। आता है तो उस फाइल को कॉपी करके एक फोल्डर में पेस्ट मारो। सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कोई करेगा भी नहीं इस काम को। इस काम को तो बस एक ही तरीका से कर सकते हैं, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब एक प्रोग्राम लिखिए, उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर का पाथ बता दीजिए, और उस पाथ पे जितने फोल्डर फाइल जो भी है सब स्कैन करता रहेगा, एक एक फाइल को पढ़ेगा और उसके अंदर मैच करेगा। पाइथन आता है नहीं आता, अगर आता है तो उस फाइल को कट करके दूसरे लोकेशन पेस्ट कर देगा। तो इसमें आपको ओएस मॉड्यूल को साथ में यूज करना पड़ेगा। फाइल इनपुट आउटपुट, रेगुलर एक्सप्रेशन और ओएस मॉड्यूल, तीनों को कंबाइन करके इस ऑटोमेशन को आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि मेरे नंबर +91 से शुरू होंगे, तो इसका मतलब क्या है? 10 डिजिट का तो आपने लिख ही लिया। उसके पहले आपको क्या करना है? 3 कैरेक्टर और लिखने होंगे, एक प्लस और एक 9 और एक 1। मैं लिख देता हूँ, करूंगा नहीं तो आप अपने आप करके देखना। तो यहाँ पर +9 1। अब इन्होंने कहा ये हो भी और ना भी हो। अब बताओ, अभी मैंने कुछ पढ़ाया है उसके हिसाब से ये बताओ, +9 1 हो भी और ना भी हो, मैक्सिमम 1 occurrence,
+9 बन के, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 0। तो बताओ, मैंने रिपीटेशन के इतने तरीके बताए, उनमें कौन ऐसा था जिसमें 0 और 1 ही होते हैं? तो वो कौन सा वाला था? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे काम करता, देखो यहाँ पर फिर से ऊपर जाके, आई गेस 0 1 भी काम करता है ना। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। इसका मतलब अगर मैं अभी चलाऊंगा, शायद चल जाना चाहिए, मैं कहा चला के देख लेना, चल जाना चाहिए होगा, सेम आउटपुट आ रहा है। सर एक काम करो, इसी मोबाइल नंबर में जाके मैनुअली चेंज करके आ जाओ। मान लो इस वाले में मैंने लिख दिया +9 ठीक है, इसमें नहीं लिखा, बाकी में नहीं लिखा, इसमें लिख दिया मान लीजिए, है ना, 536 वाले में। लेकिन अब आप अपना लेंथ को एक बार देख लेना, क्या लेंथ है आपकी, +9 1 तो ये आ गया। अब वो आपको अपना पैटर्न देखना पड़ेगा ना, आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इस पैटर्न को अकॉर्डिंगली आप डिजाइन करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, आपको अपने डिजिट्स काउंट करनी पड़ेंगी कि डिजिट्स कम ज्यादा तो नहीं रहेंगे हमारी अब। ठीक है, चलो। तो अब अगर हम देखें तो आप जो चाहते हो उसका आप पैटर्न बनाते हो, तब वो मिलता है। तो हम सोचते ज्यादा हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं उसका हमें कोड लिखना पड़ता है, तब वो आउटपुट में आता है। तो अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक फाइल में कई जगह पर हमारे ईयर की वैल्यू लिखी हुई है, 2018 2022, जहां जहां एक फाइल में ईयर लिखा है उसे एक्सट्रैक्ट कर लाओ। तो अब मुझे ये पता है 4 डिजिट लगातार होंगी। अब 4 डिजिट जो लगातार होंगी, उसमें पहली डिजिट या तो 1 होगी या 2 होगी। भाई ईयर या तो 1900 वाले होंगे, या अभी 1800 1700 मान लो, या 2000 वाले मान लो। अब पहली डिजिट अगर किसी की 3 4 5 6 7 8 9 है, तो शायद वो कुछ और होगा, ईयर तो फिलहाल नहीं होगा। तो हमें ऐसा कोड में लिखना पड़ेगा, तब आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर से हमने ब्रेन से ये पूछा कि हमें नाम चाहिए उसके आगे। अब अपने ब्रेन से ये भी कहो कि उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। तो अब आपको नेम चाहिए, तो नेम का क्या पैटर्न होगा? जिन लोगों ने अपना नाम लिखा है उसको कोई पैटर्न तो होगा। आप बोलो सर पैटर्न भी नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता, एक पैटर्न जरूर होना चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन फेल हो जाएगा अगर वो पैटर्न पर चीजें मैच नहीं हो रही हैं। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर जहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, वहां पर वो डेटा एक स्टैंडर्ड में लिखा होना चाहिए। जैसे वेबसाइट वाला पहले ही जानता है कि मैं यूजर से पासवर्ड इस पैटर्न पे लूंगा, अब वो फेल नहीं हो सकता कभी। तो हमारी बात ठीक है। चलो, अब अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग जिस फाइल से डेटा पढ़ रहे थे, या हम मैन्युअली किसी भी स्ट्रिंग को जब पढ़ रहे थे, वापस से पहले वाले पर आते हैं। तो अभी हमें बस ये पता चल रहा है कि क्या मैच हुआ है। मैं ये भी पता करना चाहता हूं कि ये कहां पर मैच हुआ, पोजीशन भी बताइए। जैसे इस वाली स्ट्रिंग में इज मैच हुआ, तो अब ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे बताओ 7 इंडेक्स पर इस स्ट्रिंग में इज मैच हुआ। फिर आगे बढ़ो ऐसे करके, तो बताओ ये जो मैच हुआ है ये इस स्ट्रिंग में किस पोजीशन पर था। तो इस बार मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। फाइंड ऑल हमें बताए गए पैटर्न पर क्या मैच हुआ, सिर्फ ये बताएगा लिस्ट में रखकर, लेकिन वो कहाँ मैच हुआ है वो नहीं बताएगा। अगर मुझे ये भी पता करना है कि वो कहाँ मैच हुआ है, तो अब हमें फाइंड ऑल की जगह एक दूसरा फंक्शन है आर ई मॉड्यूल का, जो यूज करना होगा। दैट मीन्स पैटर्न लगभग हमने बनाना सीख लिया है, उसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो बचा हुआ है वो फंक्शंस बचे हुए हैं। जैसे फाइंड ऑल एक फंक्शन था,
इस तरह के और भी 4-5 फंक्शन हमारे होते हैं, उनको अब हमें डिस्कस करना है। तो उनमें से एक है हमारा जिसका नाम है फाइंड इटरेटर। तो फाइंड इटरेटर फंक्शन क्या कहता है उसको समझते हैं। ये कह रहा है कि जो भी मैच होगा, मैं उस मैच को, एक डेटा टाइप होता है पाइथन में जिसका नाम पहली बार हम सुनेंगे आज। आज से पहले कभी नहीं पढ़ा इसे हमने, और उसका नाम है मैच टाइप। जैसे लिस्ट, इंट, फ्लोट, टपल, सेट डेटा टाइप होते हैं, उसी तरह से पाइथन में मैच टाइप होता है। और मैच टाइप का यूज हम हर प्रोग्राम में, हर टॉपिक में नहीं करते, सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन में ही इसका यूज होता है, इसके अलावा इसका यूज कहीं और नहीं है, इसलिए हम इसे हर दिन इसे यूज नहीं करते। ठीक है, तो मैच टाइप बना, और इस मैच टाइप के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो मैच हुआ है वो किस पोजीशन पर स्टार्ट हुआ है, किस पोजीशन पे एंड हुआ है। तो जो स्टार्ट पोजीशन होती है वो इंक्लूसिव होती है, और जो एंड पोजीशन होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है, अब अगला होता है यहाँ पर ग्रुप। ग्रुप का मतलब है क्या मैच हुआ है, जो एग्जैक्ट मैच हुआ है वो क्या हुआ है। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन मैच टाइप के अंदर स्टोर कर दी जाती है। इस तरह से जितने मैच हुए होंगे, हर मैच को एक मैच टाइप के अंदर स्टोर किया गया होगा, और उस मैच टाइप की ये 3 इंफॉर्मेशन हमारी आई होंगी। इससे पहले क्या होता था, जितने मैच होते थे उनका स्ट्रिंग बनता था कि ये इज मैच हुआ एज ए स्ट्रिंग, और उन सब स्ट्रिंग्स को लिस्ट में रखकर हमें देते थे। हर मैच स्ट्रिंग से हमारा रिप्रेजेंट होता था। इस बार हर मैच मैच टाइप से रिप्रेजेंट हो पाएगा, अभी थोड़ी देर में समझ में और ज्यादा आएगा। अब ये जितने मैच टाइप बने, और भी बने होंगे, डॉट डॉट डॉट, हमारे एग्जाम्पल में इतने जितने भी मैच टाइप बने, इन सबको उठाकर एक और टाइप में रखेंगे जिसका नाम भी आज हम पहली बार सुन रहे हैं, इटरेटर टाइप। ये जो इटरेटर है ये हमें वापस मिलता है। तो जो फाइंड इटरेटर मेथड है, इसका नाम फाइंड इटरेटर क्यों है ये आपको समझ में आता है। फाइंड करना, ढूंढना, क्या इटरेटर। तो फाइंड इटरेटर एक इटरेटर टाइप हमें वापस करता है, और मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं तो आईटीआर करके मैंने स्टोर कर दिया। और इस इटरेटर के अंदर कौन होगा, हर मैच का मैच टाइप होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस इटरेटर को प्रिंट कराऊंगा तो ये अपने अंदर के जो मैच टाइप्स है उनको प्रिंट ना करके अपना मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर देता है कि मैं मेमोरी में इस एड्रेस पर क्रिएट हुआ हूं। अब इसका मैं क्या करूंगा, आप लूप लगाकर इटरेटर से उसके अंदर जो मैच टाइप है उनको निकाल सकते हैं। और मैच इन इटरेटर, अब देखो भाई काम की चीज आती है। पहला वाला मैच हुआ इज, उसका स्टार्ट पोजीशन है 7, एंड पोजीशन है 9। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। 9 क्यों आया, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, तो ये 8 तक माना जाएगा, ये इंक्लूसिव है। तो 7 से लेके 8 तक हुआ है, 40 से 41 तक हुआ है ना। अब अगर आप सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि भाई हर मैच की बस पोजीशन बता दो, तो आप मैच के ऊपर मेथड कॉल करेंगे स्टार्ट। हर मैच जो लूप से आता जाएगा इटरेटर के अंदर से, तो ये लूप क्या कर रहा है, इटरेटर के अंदर से एक एक मैच को निकालता रहेगा। फिर हम उस एक एक मैच से पूछेंगे अपनी अपनी स्टार्ट पोजीशन बताओ। पहला वाला बताएगा 7, दूसरा वाला 40, एंड सो ऑन सो ऑन से। अब इसको सर कमेंट कर देते हैं, इटरेटर का एड्रेस नहीं चाहिए।
अब सर ये तो बता दो साथ में पोजीशन पर क्या मैच हुआ है, एंड मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ साथ में पोजीशन पर क्या मैच हुआ है। यहाँ लिखेंगे मैच डॉट ग्रुप। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि कौन मैच हुआ। अब आपको अगर एंड ही पता करना है तो मैच डॉट एंड लगा दो, तो उससे एंड ही पता चलेगा कि कहां तक मैच हुआ है। तो इस तरह से फाइंड इटरेटर और फाइंड ऑल कि अगर हम डिफरेंस की बात करें, फाइंड ऑल और दूसरी तरफ है आपका फाइंड इटरेटर, दोनों के दोनों का रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक्सप्रेशन फाइंड ऑल को दोगे वही एक्सप्रेशन इटरेटर को दे सकते हो, सिर्फ इंटरनल वर्किंग का डिफरेंस है कि कौन हमें क्या लाकर दे रहा है। तो फाइंड ऑल रिटर्न्स ए लिस्ट, फाइंड इटरेटर रिटर्न्स एन इटरेटर। अब सर इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। रिटर्न द लिस्ट ऑफ मैचेस where each match is represented by string। ठीक है, तो सर ये तो पता है हमें, हमने हाँ रिटर्न से लिस्ट ऑफ मैचेस, एक लिस्ट वापस करता है मैचेस की, लिस्ट ऑफ मैचेस वेयर वेयर ईच मैच, प्रत्येक मैच रिप्रेजेंट होता है स्ट्रिंग से। देखो ये पहला मैच स्ट्रिंग है, दूसरा मैच स्प्रिंग है, तीसरा मैच स्प्रिंग। ठीक है सर, आगे समझ गए। अब इटरेटर में क्या लिखोगे, रिटर्न्स एन इटरेटर ऑफ मैचेस, यहां तक तो सर सेम है, वेयर ईच मैच इज रिप्रेजेंटेड बाई मैच टाइप। तो डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है लास्ट लाइन पर। तो अगर हमारा हर मैच स्प्रिंग से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो खाली मैच ही होगा, ये नहीं बताएगा कि मैं कहाँ मिला। अगर हर मैच मैच टाइप से रिप्रेजेंट हो रहा है तो मैच टाइप के अंदर ये इंफॉर्मेशन भी होती है कि जो मैच हुआ था वो ये है और उसकी स्टार्ट पोजीशन ये और एंड पोजीशन हमारी ये है। तो फाइंड ऑल और फाइंड इटरेटर में ये डिफरेंस होता है। अब कंक्लूड करो, अगर सिंगल लाइन में और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई फाइंड ऑल और फाइंड इटरेटर में क्या डिफरेंस है, तो इतना ज्यादा डीप में जाकर बताने की जरूरत नहीं है। आप बस ऊपर से कह देना कि अगर आप सिर्फ मैच पता करना चाहते हैं क्या हुआ है तो फाइंड ऑल, साथ में उनकी पोजीशन भी ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड इटरेटर। अब वो बोले कि कैसे निकालोगे, तो ये कहानी सुना सकते हो कि भाई यहाँ पर हर मैच मैच टाइप से बनता है और हर मैच टाइप के अंदर ये तीन बातें होती हैं और वो सारे मैच टाइप फिर इटरेटर में रखकर हमें दे दिए जाते हैं, फिर लूप लगाकर हम निकालते हैं। वो नहीं पूछेगा ये, वो बस कॉन्सेप्ट पूछेगा कि इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है हमें। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या हमारे पास जरूरी है कि इन दोनों से हमें जो मैच मिल रहे हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मिले ही ना। क्या मतलब आपके कहने का, हमने कहा देखो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे वो फाइंड ऑल है या फाइंड इटरेटर है, पहले फाइंड ऑल की बात करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर के डॉट के, क्या चाहते हो। अच्छा आप बताओ इसका मतलब क्या होगा, ये पैटर्न का मतलब क्या होगा, क्या ढूंढना चाहते हो।
सबसे पहले बताओ, जो मैच ढूंढना चाहते हो वो कितनी लेंथ का ढूंढना चाहते हो? 3 लेंथ का। पहली करेक्टर क्या, पहला करेक्टर क्या होना चाहिए? के। दूसरा क्या होना चाहिए? कोई भी करेक्टर हो सकता है। तीसरा करेक्टर क्या होना चाहिए? के। क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कहीं बना? हमने कहा कहीं नहीं बना। पूरी स्ट्रिंग में के नहीं आता शायद। तो अब ये बताओ कि अब जो लिस्ट आएगी उसमें हर मैच का मैच हुआ ही नहीं, तो खाली लिस्ट आ जाएगी, एम्प्टी लिस्ट। तो फाइंड ऑल में अगर कोई मैच मिला ही नहीं है तो लिस्ट बनती है, एम्प्टी लिस्ट होती है। अब अगर यही चीज आपसे कही जाए कि हम फाइंड इटरेटर के साथ अगर पूछें कि भाई इस बार हमने ये इटरेटर लगाया और ये फाइंड इटरेटर हुआ हमारा, और इटरेटर को प्रिंट करने से फायदा कुछ नहीं है क्योंकि वो तो हमारा एड्रेस प्रिंट करेगा। हम इसके अंदर से मैच ले आते हैं। अब फॉर लूप जब इटरेटर पे चलेगा तो उतनी बार चलता है जितने उसके अंदर एलिमेंट आए हैं, दैट मीन जितने उसके अंदर मैच आए होंगे। लेकिन इस बार इटरेटर के अंदर कोई मैच तो आया ही नहीं होगा। तो अब ये बताओ, इटरेटर कितनी बार लूप में चलेगा? 0 बार। आपको लगेगा चला ही नहीं, क्यों? क्योंकि इटरेटर खाली है, उसके अंदर कोई मैच टाइप हमारा आया ही नहीं है। तो फाइंड ऑल में अगर मैच नहीं मिलता है तो एम्प्टी लिस्ट आती है, और फाइंड इटरेटर में कोई मैच नहीं मिलता है तो एम्प्टी इटरेटर आता है। एरर नहीं आती है कि मिला ही नहीं। नहीं मिला, आपके दिए गए पैटर्न पे नहीं मिला। एरर तब आती है जब पैटर्न में आपने जो लिखा था वो रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंबल है ही नहीं। आपने कोई ऐसा सिंबल लिख दिया जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो एरर आएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड ऑल ना मिलने पर हमें एम्प्टी लिस्ट वापस करता है, और फाइंड इटरेटर हमें एम्प्टी इटरेटर वापस करता है। दोनों ही केस में एम्प्टी चीज हमें यहाँ पर मिलेंगी। चलो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखेंगे, अभी इसमें काफी रह गया है, नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे इसको। कल ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे।